सिर्फ इतना सा किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन दिए कि भाई जाओ, धकेल दिया। इलेक्ट्रॉन्स को सेल ने सिर्फ एक एनर्जी प्रोवाइड की है, एक ऐसी एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या धकेल कर यहां पर ले गई। या आप ऐसा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं यहां पर नेगेटिव से रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग गए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव हुए ये बल्ब ग्लो करने लग गया। जैसी मूवमेंट रुकेगी बल्ब भी रुक जाएगा ग्लो करना, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी भी केमिकल एनर्जी है एक सेल के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्योंकि केमिकल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, आयंस में ब्रेकेज हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो रहा है जिससे वो भाग रहा है, राइट। और भाग रहा है और जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है। भाई केमिकल्स, यहाँ पर केमिकल मैकेनिज्म है कि केमिकल्स जो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ये ब्रेक हो रहे हैं, और इसके ब्रेकेज से यहाँ पर क्या बल्ब जल रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि केमिकल एनर्जी से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये काम कौन कर रहा है, एक्चुअल में सेल ही तो कर रहा है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो मैंने कैपेसिटर आपको पढ़ाया था बच्चों, तब भी एक बात बताई थी, कैपेसिटर ओनली स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चार्ज को पैदा कर रहा है, नहीं, वो चार्ज तो देखो, चार्ज तो ऑलरेडी उतना का उतना ही है वहां पर, बस ये चार्ज को घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, उनको एक डायरेक्शन दे रहा है। समझ पा रहे हो, इस सिस्टम में जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में होगा। बैटरी ने कोई चार्ज पैदा नहीं किया, समझ पा रहे हो, बैटरी ने कोई चार्ज पैदा नहीं किया। जितने पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले से थे यहां पर उतने ही अब है, बस वो घूमना स्टार्ट हो गए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, राइट। अब सुनो, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को फ्लो करा रहा है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करा रहा है। जब तक सेल में जान है वो कॉन्टिन्यूसली करंट को फ्लो कराता रहेगा। तो बैटरी या सेल, अगर मैं सेल बोलूं या बैटरी बोलूं बात एक ही है। सेल अगर दो हो जाएंगे तो उसको बैटरी बोल देंगे हम, राइट, पर होगा तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो देखो सेल के काम क्या है, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर आपको कई जगह मिल जाएगा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बट मैं कांस्टेंट कैसे बोल सकता हूं, मुझे पता है कि टाइम के साथ सेल की भी जो कैपेसिटी है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वो भी तो डाउन होती है। तो मैं कांस्टेंट तो नहीं बोल सकता। आज उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, हो सकता है 15 दिन बाद जब मैं उसको कंटिन्यूसली यूज करूं तो 2 वोल्ट से वो 1.7 वोल्ट हो जाए। अरे यार, आपके सेल जो बैटरी आप टीवी के रिमोट में यूज कर रहे हो उसमें भी तो यही है यार। 15-20 दिन आप यूज करो, 2 महीना यूज करो, उसके बाद आप ऐसे सिर पे मारोगे, हाथ पे मारोगे, धूप में सुखाओगे, राइट, उसको क्या बीच में से दबा दोगे ताकि क्या वो कुछ टाइम और चल जाए। ऐसे ही आप करते हो। कहीं ना कहीं हम ये बात नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, नहीं, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है। सेल का काम ये है, राइट। तो ये बात पे कांटा मार दो कि सेल, हाँ, ये बात पे आप मतलब समझ लो इसको कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। सेल कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बट ये तो चार्ज के पास एनर्जी को, उसको एक चार्ज को एनर्जेटिक बनाता है ताकि वो क्या, वो मूव करना स्टार्ट कर दे। समझ पा रहे हो। तो सेल ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ सेल बच्चों। सेल ऐसे काम करते हैं, राइट। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, या मैं बोल दूं केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, या मैं ऐसा बोल दूं ये सिर्फ और सिर्फ करंट के फ्लो को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो ये बात बिल्कुल ठीक मानी जाएगी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट सेल। इसको बनाना चाहो तो बना लो। अब कुछ नई बात पर आता है इसके बाद। तो बच्चों अब माइंड में क्या आपके कभी ये क्वेश्चन आया जो मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ या पूछने वाला हूँ, आपके माइंड में कभी ये चीज़ आई है कि, जस्ट वेट, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्या आपके माइंड में कभी ये चीज़ आई है कि देखो ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का या सेल का, ये नेगेटिव एंड है। आपको इतना पता है या बताया भी गया कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव एंड से ऐसे घूमकर ये पॉजिटिव एंड की तरफ हो गया, ठीक है, इतनी बात आपको पता है। और आप ऐसा बोल देते हो कि बी से लेकर ए तक जितना एक चार्ज को वर्क डन मतलब अगर एक यूनिट चार्ज को मैं यहां से यहां तक पहुंचा रहा हूं, इस दौरान जो वर्क डन कराया जा रहा है, राइट, तो उसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी को लिख दिया मैंने क्या, वी ए बी, राइट, वी ए माइनस वी बी आप ऐसे लिख देते हो। बट इसके बाद यहां की स्टोरी का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच गए, उसके बाद क्या वो इस बैटरी के अंदर ही रह गए, एंटर हो गए, उसके बाद की कहानी। कभी भी आपको ये इनसाइड स्टोरी नहीं पता लगी आज तक। अंदर क्या हुआ बैटरी के अंदर क्या हुआ जानते हैं। देखो
इस सर्किट के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं ना कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो दो चीजें यहां पर समझने वाली है। एक चीज, इसको आप जानते हो, इसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो ए से बी एंड के बीच में मैं निकालता हूं कि किसी चार्ज को यहां से यहां तक वर्क डन कराना अगर मुझे है, राइट, तो वो वर्क डन बेसिकली कैसे डिफाइन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अगर इनफाइनाइट से लेकर आता है इस पॉइंट पर तो यही बात क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। तो अब इनसाइड स्टोरी देखो जरा, एक वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, देखो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में ले जाने में, ये तो बड़ा स्मूथ काम है ना। अरे यार, उसका नेचर क्या है, अट्रैक्ट होना। अगर आप जरा सा भी धक्का मारोगे उसको, वैसे ही वो अट्रैक्ट होकर यहां चला जाएगा, है ना। नेगेटिव नेचर है, हल्का सा उसको पुश कर दो, हल्का सा पुश करते, जरा सा फोर्स लगाते ही वो क्या, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बट अंदर देखो जरा, सेल के अंदर क्या हो रहा है यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ी पिक्चर में दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं बच्चों कि सपोज ये है पॉजिटिव एंड, राइट, और ये है यहां पर नेगेटिव एंड। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है इस तरह से, राइट। इलेक्ट्रॉन ने जाना कहां पर है, नेगेटिव की तरफ जाने, है ना। सोचो जरा, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पर देखो ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो सामने से क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सामने कौन सा एंड है, नेगेटिव एंड है, और इलेक्ट्रॉन का नेचर भी क्या है, नेगेटिव। यहां पर देखो ये नेगेटिव एंड, इलेक्ट्रॉन को यहां पर जाना है तो सामने से क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूसली फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट यहां पर खेलाता है वही मैकेनिज्म का जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म। अगर इसको मैं दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करूं बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की जा रही है। जैसे कि यहां से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, सर्किट को कंप्लीट किया इसने, यहां पर ऐसे 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 यहां पर आया, पॉजिटिव तक आ गया। इसके बाद की कहानी क्या है, देखो इसके बाद की कहानी यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर जो जाना है वो इसलिए जा पाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी एक एनर्जी है जो उसको किससे मिली, इस केमिकल रिएक्शन से जो यहां पर हुई थी, राइट। वो इतना एनर्जेटिक हुआ कि वो भागता रहा और यहां पर पहुंच गया। और उसके बाद सामने क्या है, रिपल्शन, लेकिन वो इतना तेज था कि सामने से जो अपोजिट उसके फोर्स लग रहा था वो उसको भी क्या, चीर फाड़ कर निकल गया ऐसे, इस तरह से, और दोबारा से यहां पर एंटर हो गया। यहां पर एंटर हो गया तो दोबारा से धकेला जाएगा, फिर यहां जाएगा। और ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन के साथ है। क्या हुआ कहानी देखो दोबारा से, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहां तक आया। क्यों, क्योंकि इन बिटवीन एक केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एनर्जेटिक है। कुछ एनर्जी इसने यहां पर, अगर एक बल्ब होता, कुछ एनर्जी इसने अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पर निकाल दी होगी हीट एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्या, I²RT। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी आपने पढ़ रखा होगा, हीटिंग इफेक्ट भी होता है ना। अपनी कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी का हिस्सा इसने यहां पर क्या, हीट एनर्जी की फॉर्म में निकाल दिया, अगर यहां पर एक बल्ब होता। लेकिन अभी भी इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि ये यहां से ऐसे आएगा, तेजी से आएगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और अभी भी इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इस नेगेटिव एंड के फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करके उसके अंदर ही एंटर हो जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं हम क्या, बैटरी मैकेनिज्म। यहां पर बच्चों दो तरह से वर्क डन हो रहा है। एक वर्क डन हो रहा है, देखो अगर इस नेगेटिव एंड को मैं पॉइंट P मान लूं और इस पॉजिटिव एंड को पॉइंट P मान लूं, इस नेगेटिव एंड को पॉइंट N मान लूं, एक वर्क डन हुआ बैटरी का नेगेटिव से चार्ज को पॉजिटिव तरफ धकेलने का, जो कि बिल्कुल इजी है। उसका नेचर इलेक्ट्रॉन का है कि नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। एक वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ धकेलने का। और जो दूसरा वर्क डन हुआ, दूसरा वर्क डन कौन सा हुआ, किसी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव। ये वाला जो वर्क डन हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इनसाइड बैटरी, ये हो रहा है इनसाइड बैटरी।
और इनसाइड बैटरी यहां पर हो रहा है एक केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल मैकेनिज्म कैसा? यहां पर यह बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैलिड नहीं हो रही कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव की तरफ गया कैसे, लेकिन हाँ बाहर एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से अट्रैक्ट कर लिया गया पॉजिटिव रोड के द्वारा। ये बात बिल्कुल वैलिड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सेल के अंदर क्या है? प्योरली केमिस्ट्री, प्योरली क्या केमिकल काइनेटिक्स में बोल सकता हूं। लेकिन बैटरी के बाहर क्या फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। जैसे आप सेल से बाहर निकलोगे, जैसे केमिकल से बाहर निकलोगे तो फिजिक्स आ गई, राइट। तो यही बात आपको समझनी है कि यहां पर बच्चों दो वर्क डन हुए, एक वर्क डन नेगेटिव से पॉजिटिव जो कि बड़ा स्मूथ था, एक वर्क डन पॉजिटिव से नेगेटिव जो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट था। मुझे बताओ ये वाला वर्क डन ज्यादा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाला या पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला? जस्ट थिंक ओवर इट। इस पे भी मैं कहानी सुनाता हूं आपको, क्योंकि चैप्टर का ये वाला लेक्चर जो है प्योरली थ्योरेटिकल, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो ये बैटरी मैकेनिज्म समझाने के लिए, बच्चों मेरे पास एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है। यहां से आप समझ पाओगे कि किस तरह से एक्चुअल में बैटरी वर्क डन को परफॉर्म कर रही है। यहां पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक ऐसे हमारे पास एक यू शेप पाइप है जिसका ये वाला एंड ए कुछ हाइट पर है और ये वाला एंड बी जो है वो क्या ग्राउंड लेवल पर है। इस तरह से अगर मैं किसी भी एक बॉल को यहां पर पाऊंगा, इस होल से इसमें एंटर कराऊंगा, तो बाय नेचुरल फिनोमिना वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप ही धकेली जाएगी। इस तरह से मुझे बस इतना करना है, यहां पर बॉल को रखना है और बॉल ऐसे धकेली जाएगी इस तरह से। हाई टू लो, मैं बोल सकता हूं ना, हाई टू लो कोई भी चीज इजिली फ्लो कर सकती है। जितनी भी नदी है वो पहाड़ों से क्या ग्राउंड लेवल पर आ रही है, अपने आप नेचुरल फ्लो है। जब भी हाइट का डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो करेगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो हाई टू लो नेचुरली बॉल्स क्या नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। अब देखो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया ना यहां पर, तो अब इन बॉल्स का कंटिन्यूसली घूमना जरूरी है। अगर आपके पास यहां पर 15 बॉल्स है बच्चों, राइट, और इन 15 बॉल्स को रोटेट करोगे कंटिन्यूसली, और मैं यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं ऐसे, और ये बल्ब तभी ग्लो करेगा अगर जैसे बॉल टकराएगी, सपोज करो बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर मैं एक के बाद एक 15 बॉल्स को डाल दूं और सारी बॉल्स यहां पर आकर गिर जाए, क्या उसके कुछ टाइम बाद क्या कोई यहां पर बॉल ऐसे मूव कर रही होगी? नहीं मूव कर रही होगी, यानी कि बल्ब भी बुझ जाएगा, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। बट यहां पर एक पर्सन को खड़ा कर दिया हमने जो अब नीचे गिरी हुई बॉल्स को ऐसे उठा रहा है फिजिकली और यहां पर डाल रहा है। फिर एक और बोला उसको उठाया, फिर यहां पर डाल दिया, फिर उठाया और फिर डाल दिया। अब जस्ट इसको रिलेट करो इस एग्जांपल से। क्या ये पर्सन यहां पर वो बैटरी तो नहीं है जो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स देखो बाय नेचुरल फ्लो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ तो आ गए, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ये डिफिकल्ट टास्क है ना कि इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाया जाए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर जाया जाए। ये बहुत मुश्किल काम है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सिमिलरली इन बॉल्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो क्या, अरे यार क्या आपने कभी देखा है कि ऐसा झरना जो ऐसे बहते हुए ऊपर चढ़ गया अपने आप? ऐसे तो कभी भी नहीं होता ना। तो ऐसी ये बॉल्स को ऊपर पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखो जरा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ना, आप इसको लोअर एंड से अपर एंड की तरफ लेकर जा रहे हो जो कि इसके नेचर के अगेंस्ट है। इलेक्ट्रॉन को आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धकेल रहे हो जो कि इसके नेचर के अगेंस्ट है। तो मुझे यह बताओ कौन सा वर्क डन ज्यादा होना चाहिए? किस केस में मेहनत ज्यादा लगेगी? किस केस में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? वर्क डन देखो जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर की तरफ धकेलने में वर्क डन बैटरी को ज्यादा करना पड़ेगा या नेगेटिव से पॉजिटिव धकेलने में करना पड़ेगा? आई होप कि आपका आंसर यही होगा कि जब भी बैटरी किसी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धकेलेगी तो वर्क डन जो होगा, अगर वो 1 है, और कोई बैटरी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव धकेल रही है उस केस में वर्क डन 2 है, तो डेफिनेटली वर्क डन 1 विल बी ग्रेटर देन वर्क डन 2। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आपको बताता हूं, इस वर्क डन को जो इनसाइड बैटरी हो रहा है और जो बैटरी के अंदर केमिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, केमिकल मैकेनिज्म से जो इलेक्ट्रॉन को केमिकल एनर्जी से जो उसको एक, आप कह सकते हो एक ऐसी एनर्जी मिली जिसने उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, रिपल्शन को ओवरकम करके उसको यहां इस नेगेटिव एंड पर पहुंचा दिया, और नेगेटिव एंड पर आते ही वो धकेल के दोबारा यहां पर आ गया। तो इस मैकेनिज्म को मैं बोलूंगा बैटरी मैकेनिज्म। और इस तरह के जो अंदर बैटरी के वर्क डन हो रहे हैं, इस वर्क डन को मैं नाम दूंगा क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव को बैटरी का ईएमएफ। इसके नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
अगर मैं अपने नाम के आगे तेंदुलकर लगा दूंगा तो मैं एक तेंदुलकर नहीं बन जाऊंगा, मैं एक टीचर ही रहूंगा। प्राचीन लोग जो क्या करते थे, हिस्टोरिक नेम है इसका एक्चुअल में ईएमएफ, उनको लगता था कि बैटरी फोर्स लगा रही है, बट एक्चुअल में अगर हम समझे वर्क डन ओवर चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन हो रहा है, इनसाइड बैटरी हो रहा है, तो वर्क डन ओवर चार्ज की डेफिनेशन कहीं ना कहीं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो ये एक वर्क डन ही तो है ईएमएफ, इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक वर्क डन है, राइट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड इनसाइड बैटरी। बट हाँ, इसकी एक और डेफिनेशन है, वो मैं लिखवाऊंगा। अभी मेरा मेन मोटिव क्या था, आज देखो, आज मैंने पिछले 10 मिनट सिर्फ आपको यह समझाने में यूटिलाइज कर ली अपने कि एक्चुअल में अंदर की कहानी क्या है, इस सेल के अंदर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, लेकिन अंदर कैसे जा रहा है, केमिकल मैकेनिज्म है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, राइट। सो इंपॉर्टेंट बात पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर एंड के लिए, कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ईएमएफ कहां के लिए, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट टू द नेचर जा रहे हैं, राइट। तो इनसाइड बैटरी जो वर्क डन हो रहा है उसको नाम दिया मैंने क्या, ईएमएफ। अब इसको सुंदर सुंदर लिखता हूं, और जो यहां से यहां पर मूवमेंट है उसको नाम दिया हमने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्योंकि टर्मिनल्स के अलोंग है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, तो मैं बोल दूंगा इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात मुझे समझ आ गई कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगी, राइट। वो अभी हम पूरी सिचुएशन ड्रॉ करेंगे कि हाँ कब ज्यादा होगी और कब इक्वल होगी। तो एक बार अगर आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो उसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको क्या बिल्कुल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं कि एक्चुअल में हमने क्या लिखना होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल था जो समझाया अब तक। तो बच्चों अब इस कहानी को थोड़ा सा और हम अलग लेवल पे लेकर चलते हैं, राइट। अब आपको एक और नई बात बताऊंगा मैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं। व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड्स का मतलब इसको आप इलेक्ट्रोड्स बोलो या टर्मिनल बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सपोज करो बच्चों ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, राइट। तो जब आप मार्केट से नया नया सेल खरीद कर लाए, उस पर लिखा होता है 2 वोल्ट 3 वोल्ट, यानी कि ये इसकी कैपेबिलिटी है कि इतना वर्क डन कर सकता है एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, राइट। और आप जब मार्केट से खरीद कर लाए तब भी उसके ऊपर 2 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि इसकी कैपेबिलिटी है। इसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ हमेशा सेल का होता है, कितना है 2 वोल्ट, यानी कि जब इसमें से मैं करंट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं तो इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। या मैं ऐसा बोलूं कि इसकी वो स्ट्रेंथ लिखी हुई है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धकेल सकता है, इसकी ये वाली वैल्यू लिखी हुई है कहीं ना कहीं, या ये वाली वैल्यू बोल सकता हूं, वर्क डन ओवर चार्ज व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, राइट। बट अल्टीमेटली एक बात और समझने वाली है, करंट फ्लो कब करेगा, करंट फ्लो तब करेगा ना जब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरह से एक डिवाइस कनेक्ट कर दूंगा जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब देखो, अब इसने क्या करना है, अब इसने 2 काम करने, देखो बैटरी ने पहला काम क्या करना है, अगर ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है, पहला काम इलेक्ट्रॉन को यहां से धकेलना है, राइट। इलेक्ट्रॉन को यहां से धकेलना है, इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेकर आना है पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट करा के, ये काम किसने किया, बैटरी ने, राइट। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को दोबारा से इलेक्ट्रॉन को कहा यहां पर पहुंचाना है, तो यहां पर भी एक वर्क डन करना है। इसने एक्चुअल में क्या करना है, 2 वर्क डन करने हैं, एक इनसाइड बैटरी मतलब इनसाइड सेल जो हो रहा है, यहां से यहां पर ये जो हो रहा है ये हो रहा है केमिकल मैकेनिज्म से, और यहां से यहां पर हो रहा है ये हो रहा है कोलंबियन फोर्स की वजह से। तो एक्चुअल में ईएमएफ जो होगा वो टोटल सम होगा कहीं ना कहीं कि वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इन अ कंप्लीट पाथ विच इज क्लोज्ड। तो मैं बोल सकता हूं ईएमएफ का मतलब ये है कि ईएमएफ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना एनर्जी स्पेंड की जा रही है एक सेल के द्वारा, या कितना वर्क डन किया जा रहा है एक सेल के द्वारा एक चार्ज के ऊपर, कि वो उसको यहां से यहां धकेले और यहां से यहां धकेल कर वापस यहां ले आए। यानी कि सेल ही रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धकेलने में, और उसके बाद नेगेटिव से दोबारा से पॉजिटिव की तरफ लाने में। तो इस तरह के वर्क डन को मैं बोलूंगा कि ये जो वर्क डन है ये क्या है, ईएमएफ। समझ आ रही है बात बच्चों। अभी मैं आपको एक रिलेशन भी कराऊंगा जहां पर मैं आपको प्रूफ करूंगा कि एक्चुअल में ईएमएफ जो होता है वोल्टेज से ज्यादा होती है, वो चीज हम देखेंगे। अभी फिलहाल के तौर पे व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ, कि ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी ये 2 वोल्ट है, समझ आ रहा है कि 2 वोल्ट है। मैं बैटरी को मतलब सेल को मैं खरीद कर लेके आया हूं मार्केट से, 2 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये इसकी कैपेबिलिटी है। अगर
मैं यहां पर करंट को फ्लो कराने लग जाऊं, तो तब आपको यह नजर आएगा कि ये 2 वोल्ट से घटकर कुछ हो रह गया, क्योंकि अगर यहां पर एक रजिस्टर लग जाएगा तो इसका कुछ करंट जो होगा यहां पर इस आर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप दे देगा, V इक्वल टू आई आर। तो इस 2 वोल्ट में से मैं उस आई आर को माइनस कर दूंगा, राइट। तो यानी कि इसका वर्क डन जो है, इसकी कैपेबिलिटी जो कम हो गई ना। या सीधी सी बात है, सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे एक चीज को 2 मीटर तक धकेलना है तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन उसको 2 मीटर से धकेल के उसको 4 मीटर ऊपर लेकर जाना है, फिर 4 मीटर ऐसे खिसकाना है और उसके बाद 2 मीटर नीचे लेकर जाना और फिर दोबारा धकेलना है। तो क्या मेरी एनर्जी ज्यादा स्पेंड होगी अब, राइट। मतलब मेरा कहीं ना कहीं यहां वाला जो कैपेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, वो क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर हो सकता है, यहां पर, राइट। जो मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा था पहले, वो सिर्फ यहां से यहां तक उसको जाने के लिए खर्च करना था, लेकिन अब उसको क्या पूरे सर्किट में घूमकर चक्कर लगाकर आना है, राइट। तो यानी कि मुझे क्या, ये वाली एनर्जी जो पहले इलेक्ट्रॉन को मिल रही थी वो अब थोड़ी सी कम रह जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर भी एनर्जी खर्च करनी है। नहीं समझे तो दोबारा ऐसे समझो, देखो अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सपोज आई नहीं फ्लो कर रहा है, राइट, तो बैटरी के पास क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको एनर्जी कहीं नहीं खर्च करनी है, इसको वर्क डन क्या करना है अभी करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो, राइट। तो इसका सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो भी स्टोर्ड है इसके अंदर, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई करंट फ्लो करने लग गया, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई इस तरह से, आई इस तरह से करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना स्टार्ट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन होगी, ऐसे सर्किट में घूमेंगे, तो इसका पोटेंशियल कहीं ना कहीं यहां पर भी ड्रॉप होगा। अगर यहां पर एक बल्ब लगा दूं मैं, यहां पर एक और मैंने एक्स डिवाइस लगा दी, यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। तो उस 2 वोल्ट में से डिक्रीज होगा, ये भी 2 वोल्ट में से ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया पार्ट, राइट। तो यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ईएमएफ क्या है, जब सेल आपका अनयूज है, जब सेल को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, करंट फ्लो नहीं कर रहे, तो ईएमएफ में तब देखूंगा कि ये क्या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। या तो अब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे बोल दो, इट इज कंप्लीट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज या इन रिवॉल्विंग अ चार्ज इन अ क्लोज सर्किट। ये टोटल वर्क डन है, ये एक्सटर्नल वर्क डन भी और इंटरनल वर्क डन भी, तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको आप, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन, इसको नोट डाउन करो और कुछ और आगे बातें करते हैं। तो बच्चों जब आप ईएमएफ के बारे में अच्छे से जान चुके हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईएमएफ ऑफ जो सेल या बैटरी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमेशा हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा ईएमएफ ऑफ सर्किट, जबकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट, राइट। तो टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझो, ईएमएफ हमेशा सेल के लिए काउंट होगा, और ईएमएफ के अंदर अभी मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा जहां पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो ईएमएफ है वो नेट सम है जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहे हैं एक सर्किट के अंदर, राइट। यानी कि जितना भी वर्क डन हो रहा है अल्टीमेटली वो बैटरी ही कर रही है, राइट, बट उनको नाम अलग अलग दे दिया गया। जो अंदर की तरफ वर्क डन हो रहा है, राइट, तो अंदर वाले वर्क डन को, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मैं बोल दूंगा अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो अंदर वर्क डन भी नहीं होगा, सच, राइट। तो आपको ये समझना है कि जो ईएमएफ है वो कंप्लीट वर्क डन है जिसके अंदर सारा कुछ ही समा गया, समझ पा रहे हो। और ईएमएफ हमेशा सबसे ज्यादा होगा अगर मैं उसको कंपेयर करूं अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर मैं यहाँ पर 2 बल्ब लगा दूंगा सीरीज में और पूछूंगा कि भाई हाँ इन दोनों बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है या ईएमएफ ज्यादा है, तब भी आप बोलोगे क्या ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ का ही एक पार्ट है। समझ पा रहे हो। चलो, नहीं समझे तो अभी आपको आगे समझ आएगा जब मैं रिलेशन ड्राइव कराऊंगा, राइट। अभी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, देखो ईएमएफ, कि आप किस तरह का सेल यूज कर रहे हो या इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का ले रहे हो, कि उसका डिसोसिएशन रेट कैसा है, नंबर डेंसिटी कैसी है, कितना ज्यादा वो मोबिलिटी है उसके पास, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, अलग अलग कंपनी का जो सेल होता है अलग अलग उसका अलग अलग उसकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ ज्यादा टाइम तक चलता है, कुछ कम टाइम तक चलता है, राइट। कुछ में आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा कि टेम्परेचर कौन सा यूज कर रहे हो। अभी आपको इसी चैप्टर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा कर देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन रेट ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम, तो ईएमएफ जो है बेसिकली वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरह से ही कि आप कंसंट्रेशन कितनी यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के एक सेल के अंदर, ये बात भी अफेक्ट करती है कि वर्क डन किस तरह का होगा, राइट। अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा रखूंगा तो ओब्वियसली उसका जो स्ट्रेंथ होगी चार्ज को धकेलने की वो ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये तीन चीजें हैं जिस पर ईएमएफ डिपेंड करते हैं, राइट। अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है भाई, देखो किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी यहां से यहां मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, या मैं बोल दूं इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी या अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सर्किट, आप ऐसा बोल दो, राइट। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल सर्किट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ कब काउंट होगा, जब भी करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर आई ही नहीं है तो V कहां से लेकर आओगे, V की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो करंट फ्लो करेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस का कोई अस्तित्व है, अदरवाइज कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि करंट फ्लो कब करेगा, जब चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूव कब करेगा, जब चार्ज पे वर्क डन होगा, और चार्ज पे जब वर्क डन ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। अब आगे आपको ऐसा लगता है, अब तक आप जो पढ़ते आए हो, कि अगर मैं बोलूं कि इसमें करंट की वैल्यू निकालो, ये सर्किट आपको दे दिया तो आप इजीली निकाल दोगे। आप बोलोगे सर V की वैल्यू है 50, R की वैल्यू है 5, तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R, और ये जो करंट आएगा जी ये आएगा आपके पास 50 डिवाइड बाय 5। करंट सर 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और फिर आप मुझे बोलोगे अगर करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो देखो सर यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 10 इंटू 5 50, तो बिल्कुल सही है, 50 वोल्ट का आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे ये आपको लगता है, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, ऐसा आप सोचते आए हो और अब तक हम ऐसा पढ़ते आए हैं। बट कहानी कुछ और नजर आएगी अगर मैं यहां पर करंट की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करने के बजाय एक एमीटर लगा दूं यहां पर। जैसे मैंने एमीटर लगाया है यहां पर, अपने को ये देखने को मिला करंट जो आपने 10 एम्पियर फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था वो कहीं ना कहीं गलत था। यहां पर करंट सिर्फ और सिर्फ 8 एम्पियर है, और जिसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आया बच्चों, अगर करंट 8 है और रजिस्टर यहां पर क्या 5 ओम का लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो जरा 8 5 40 वोल्ट, और यहां पर कितना था सोचो जरा 50 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 40 वोल्ट। ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर आ रहा है, थिंक अबाउट इट। बड़ा ऑब्जर्व किया गया, बड़ा सोचा गया, और देन आखिरी में कंक्लूजन निकाला गया। दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये स्टोरी है और ये बात बिल्कुल सच है। 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से यहां पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। बाकी का पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर आया सोचो, राइट। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। अब मैं आपको एक बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूं। तो बच्चों जो बाकी का 10 वोल्ट आपको नहीं मिल रहा था वो जानने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में चार्ज के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था सेल के अंदर ही। सेल को चार्ज जो है, मतलब चार्ज सेल को समझता था कि वो उसका खुद का दोस्त है, अच्छा, बट एक्चुअल में कहानी कुछ और निकली। इस जमाने में ईमानदारी मर चुकी है। चार्ज जब यहां पर एंटर हो गया था, देखो पॉजिटिव की तरफ आया चार्ज, अब चार्ज को बैटरी ने कहां पर धकेलना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी दूर है, इसने अभी इस एंड से इस एंड तक जाना है। सेल का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ तो लेंथ भी होगी, और इलेक्ट्रॉन का साइज उस लेंथ के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। तो चार्ज यही बोल रहा है जब उसको पता लगा दोस्त दोस्त ना रहा, क्योंकि चार्ज को लगता था कि उसको यहां से यहां तक पहुंचाने का कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। एक्चुअल में रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया गया इस चार्ज को भी, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, क्योंकि जब ये चार्ज यहां पर मूव करेगा तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल्स भरे हुए हैं, और इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और साथ में क्या इलेक्ट्रोड्स भी है। इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो रोड्स आपने डिप कर रखी है, तो वो इस चार्ज की मूवमेंट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसको रजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अपोजिशन पैदा करना स्टार्ट कर देंगे। अगर चार्ज का फ्लो अंदर भी डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों की एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया ना। जहां पर भी चार्ज का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस आ गया। अरे चार्ज का फ्लो तो यहां से यहां पर भी है, सर्किट में तो आपको देख रहा है, ये तो विजिबल है, सब कुछ बाहर से नजर आ रहा है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। अंदर की कहानी क्या है कि चार्ज अंदर भी तो मूव कर रहे हैं ना, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट जिसको मैं बोल रहा हूं, उस रेजिस्टेंस को नाम दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस। What do you mean by internal resistance? It is opposition, obstacle offered by electrolyte and electrodes of the cell
टू द चार्ज को इन्होंने जो अपोजिशन ऑफर कर दिया। इसको डिनोट किससे करेंगे हम? स्मॉल आर से, राइट। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, उसको किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल आर से। दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो ओम होगा, रेजिस्टेंस फॉर ओम। ऐसे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये ऐसा फोर्स है जिसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। अदरवाइज इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, राइट। तो अब सुनो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप बनाते कैसे हो? होता सेल के अंदर है, लेकिन आप सेल में ऐसे ड्रॉ करते हो, सेल के साथ हल्का सा ऐसे जिगजैग बना देते हो साइड में ही, दिखाने के लिए। अब हुआ क्या देखो, 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आया, और बैटरी या सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है, तो वही करंट, यानी कि ये I इंटू आर, ये I इंटू आर, स्मॉल आर। देखो एक रेजिस्टेंस यहां पर है R, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? कैपिटल I इंटू आर। एक पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? इसके खुद के अंदर करंट फ्लो हुआ, लेकिन करंट फ्लो होता ही क्या, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में आ गया, तो एक पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ? ये IR, राइट, इनसाइड सेल। तो यानी कि जो ईएमएफ थी वो अब क्या ये कहलाएगी? IR प्लस IR, राइट। एक पोटेंशियल ड्रॉप ये रहा, ये कितना है? 50 वोल्ट का, सॉरी कितना आना चाहिए आपके पास? यहां पर 50 वोल्ट आना चाहिए ना। ये कितना हो गया? 40 वोल्ट का, जो यहां पर हमको मिल रहा था, राइट। और 10 वोल्ट का कहां मिला? यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इससे मुझे पता लगा, देखो जो ईएमएफ है वो क्या है? वोल्टेज, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस IR के इक्वल, राइट। ये पता लगा ना इससे। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। देखो यानी कि वोल्टेज जो है, राइट, वोल्टेज के अंदर अगर मैं इंटरनल जो रेजिस्टेंस के साथ करंट का ये वैल्यू है, ये अगर ऐड कर रहा हूं तब जाकर ईएमएफ मिल रहा है, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से ज्यादा है। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। पहले एक बार मेन रिजल्ट पर आओ। अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमको इस बात का पता लग गया कि हाँ, वो जो 40 वोल्ट हमको मिल रहा था, 10 वोल्ट कहाँ गायब हुआ? वो अंदर गायब हुआ यहां पर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और चार्ज ने यहां से यहां पर डुबकी लगाकर जाना है, तैर कर जाना है या भाग कर जाना है, कि इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस कितना है। मान लो अगर सेल लंबा है, ऐसे इतना लंबा सेल है, तो ज्यादा लेंथ है, ज्यादा दूर जाना है, ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट, हर जगह इलेक्ट्रोलाइट है। उसको अब ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी यहां तक पहुंचने में। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव रोड जो आपने डिप कर रखी होती है। और किस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी डिसाइड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कितना नहीं होगा। अगर अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, अच्छी कंपनी का सेल होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं कम होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, कि किस तरह के आपने क्या वो कंडक्टिंग रोड्स को आपने डिप किया है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप, कितना एरिया आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है। अगर मान लो सिर्फ आपने इतना एरिया डिप किया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इतना डिप किया तो कुछ और होगा, इतना किया तो कुछ और होगा। तो इस बात का भी बहुत वैल्यू है कि आप कितना एरिया डिप कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जितना ज्यादा डिप करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास आ गए तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर कम डिप करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, कि उसके अकॉर्डिंग लेंथ भी बढ़ जाएगी। नहीं समझे? तो देखो ऐसे सीधी सी कहानी ये है बच्चों। अगर आपने इतना अंदर तक इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया तो कहीं ना कहीं देखो इलेक्ट्रॉन ने जो अब सफर तय करना है वो कम हो चुका है, राइट। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन अगर इसका इतना सा आपने डिप कर रखा है अंदर, तो अब ये लेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सफर तय करना है, ठीक है। तो ये तो थी कहानी इंटरनल रेजिस्टेंस किन चीजों पर इफेक्ट करता है। अच्छा, एक चीज और जो बताना आपको जरूरी है, जितना टाइम तक मैं सेल को यूज करूंगा, अगर यूज करता रहूंगा, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करने लग जाएगा। जैसे आप नोटिस करते हो, अगर एक मोटर पे आपने पंखा लगाया, मोटर पे आपने छोटा सा पंखा लगाया जो प्रोजेक्ट में बनाते थे साइंस के, आपने जैसे ही सेल कनेक्ट किया, नया सेल लेकर आए, पंखा बहुत तेजी से घूम रहा है। 10 दिन बाद देखा तो सेल जो है पंखे को थोड़ा स्लो घुमा रहा है। 15 दिन बाद देखा कि अब वो पंखा बिल्कुल मर के घूम रहा है, और कुछ टाइम बाद वो पंखा घूम ही नहीं रहा है। तो यानी कि टाइम के साथ साथ किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कभी नोटिस किया होगा कि विंटर्स में जब आप स्कूटी को क्लच जो प्लग होता है, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा ये बात कि स्कूटी को जैसे ही आप उसके प्लग से, प्लग तो नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, मेरे माइंड में नहीं आ रहा उस बटन को क्या बोलते हैं, चलो एनीवेज जिसके माइंड में आ जाए मुझे बता देना, सेल्फ स्टार्ट, सॉरी हाँ। जब भी आप किसी स्कूटी को सेल्फ स्टार्ट बटन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो कभी भी विंटर्स में वो 1 2 3 5 बार में भी स्टार्ट नहीं होती, अल्टीमेटली आपको उसको किक मारनी पड़ती है, राइट। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने नोटिस किया है कि विंटर्स में कार एकदम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती, लेकिन समर में कार का इंजन जो होता है उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप चाबी को घुमाते हो, जैसे आप पुश बटन स्टार्ट करते हो। क्या इसका कभी आपको रीजन पता लगा है कि सेल विंटर्स में, मतलब गाड़ी का जो इंजन है वो विंटर्स में काम क्यों नहीं कर रहा है इतनी जल्दी, एकदम इफेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा है? इसका रीजन पता है क्या है? सारा खेल है टेम्परेचर का। अब एक बार थोड़ी सी कहानी याद करो बच्चों, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल है, ये बहुत गहरा रहस्य है, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लोगे, इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी बातें आपको पता लगेगी। देखो, टेम्परेचर ज्यादा कब होगा? समर में होगा। टेम्परेचर ज्यादा कर देने से रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। भाई साहब चाबी को हल्का से ऐसे घुमाओ, गाड़ी उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बैटरी है वो करंट को ऐसे धक्का मार देगी, करंट उसी टाइम सप्लाई कर देगी, चार्ज को धक्का मार देगी, राइट। तो यानी कि समर में टेम्परेचर ज्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। विंटर में क्या है? टेम्परेचर कम। विंटर में अगर टेम्परेचर कम कर दिया, अगर विंटर में टेम्परेचर कम कर दिया तो रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट को पहुंचने में थोड़ी सी देरी होगी और आपको थोड़ा सा क्या ऐसा लगेगा कि भाई आज इंजन काम नहीं कर रहा है ढंग से, राइट, बीच में रुक रहा है। ठंडा बढ़िया इंजन, ऐसा आप यूज करते हो, राइट। इंजन ठंडा नहीं पड़ा है, मैकेनिज्म क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। कल को कोई पूछे आपसे कि भाई क्या चक्कर है तो आप बता सकते हो कि भाई बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से बढ़ जाता है, राइट। तो एक फैक्टर मुझे यहां पर टेम्परेचर भी तो लिख लेना चाहिए, राइट। सो दीज आर द टर्म्स, दीज आर द फिनोमिनाज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अब एक एक्सप्रेशन करा रहा हूं, पेपर में आने वाली चीज है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इस लेक्चर को फिर फिनिश करेंगे। तो बच्चों अब एक एक्सप्रेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 नंबर में ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। यहां से आपको लेक्चर में आज हमने जो भी पढ़ा सारी बातें बाय डिफॉल्ट क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब तक हम जो भी सर्किट बनाते थे तो हम ऐसे ही कुछ बनाते थे, लेकिन क्या करते थे यहाँ पर कभी ये आर मेंशन नहीं करते थे। लेकिन आज आपको पता लग गया कि भाई जो एक सेल होता है या जो बैटरी होती है उसका भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ उनको ऑफर किया जा रहा है, राइट। तो अब ये स्मॉल आर को हमेशा बैटरी से बाहर दिखाया जाता है, राइट। अंदर बनाऊंगा तो देखो कुछ सुटेबल सा डायग्राम नहीं बनेगा ना, वो कुछ और ही आपको नजर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे बना देते हैं कि भाई ये ईएमएफ दिखाने के लिए आप यूज करते हो वैसे ई, इस तरह से आप ई बनाओगे। अगर कैपिटल ई बनाओगे वो भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। अब सुनो, अब मैं अगर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस काउंट करूं बच्चों, देखो क्या है, कैपिटल आर ये रहा, जो करंट इस कैपिटल आर में वही करंट इस स्मॉल आर में भी होगा, राइट। तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर इज एक्सटर्नल सर्किट, जो एक्सटर्नल यहाँ पर सर्किट के अंदर है, और स्मॉल आर का मतलब क्या? इंटरनल, राइट। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और आपको पता है करंट क्या होता है? टोटल ईएमएफ। अब मैं यूज कर रहा हूं, वैसे आप क्या बोलते हो? टोटल वर्क डन ओवर चार्ज अपॉन में रेजिस्टेंस, राइट। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, खुद सोचो आप। सारा काम बैटरी ने करना है। बैटरी अगर 2 वोल्ट की है तो मैं लिखूंगा ना 2 वोल्ट की बैटरी, राइट, इस तरह से अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। अगर 10 वोल्ट की बैटरी होती तो मैं 10 वोल्ट लिखता, यहां पर जो भी बैटरी के ऊपर लिखा होता। तो इस तरह से मुझे मिला जी करंट जो है आई वो क्या है? ई अपॉन में आर प्लस आर के इक्वल, राइट। या मैं ऐसा भी बोल सकता था, देखो अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते कि टोटल ईएमएफ बैटरी की है ई, जिसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहां पर आई आर की फॉर्म में, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहां पर आई स्मॉल आर की फॉर्म में, तो ई इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस दिस पोटेंशियल ड्रॉप। और इस आई आर को जो अक्रॉस ए बी हो रहा है इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ई होता है जी वो हो जाता है वी प्लस आई आर के इक्वल। जहां से मैं ये चीज बता सकता हूं कि भाई जो ईएमएफ की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये फैक्टर ऐड कर रहा हूं तो जाकर मुझे ईएमएफ मिल रही है। तो मेरी जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा, राइट।
देखो यहां से यहां चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या है V, राइट। और जो बैटरी वर्क डन कर रही है, बैटरी तो पूरे सर्किट में घुमा रही है चार्ज को, तो बैटरी का वर्क डन क्या है, यहां से यहां का वर्क डन भी आ गया, अंदर वाला वर्क डन भी आ गया उसके अंदर, राइट। देखो ना ये IR क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप जो यहां अंदर की तरफ हो रहा है, और कैपिटल I और कैपिटल R क्या हो गया, ये बाहर की तरफ यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह से मैं क्या रिलेशन बना सकता हूं बच्चों, अगर मुझे V को डिफाइन करना है, देखो V क्या है, E माइनस IR, लेकिन ये कहानी तब की है जब बैटरी में से करंट को लिया जा रहा है। सपोज करो कि बैटरी में से करंट को लिया जा रहा है, एग्जांपल क्या है, जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, सेल को पंखे से कनेक्ट कर दिया, छोटे वाले पंखे से, तो बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रही है, और एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रही है, पंखे को, राइट। तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। अभी एक चार्जिंग वाला केस भी बताऊंगा आपको मैं। अगर यहां पर देखो, अगर इस सर्किट में करंट के फ्लो को बंद कर दिया जाए, और मैं बोलूं कि अगर यहां पर की होती, उसको ओपन कर दिया, की ओपन करते करंट क्या हो गया, 0। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या, ईएमएफ ही तो होगा, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं बोलूंगा ना, नाउ इट बिकम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। तो तब उसको मैं क्या बोलता हूं, ईएमएफ को, कि अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखो अगर इसमें I की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, जो रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेल के, ठीक है। अब एक चीज और जो देखने वाली है यहां पर, सी अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसी रिजल्ट में देखो, E इक्वल टू V प्लस IR, IR को इधर रखा, E माइनस V, स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस V अपॉन में कैपिटल I, और इस कैपिटल I को भी अगर ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये V अपॉन में R। अरे इस कैपिटल I को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, V बाय में R, तो V नीचे और R ऊपर, तो एक रिजल्ट आपको ये भी मिल सकता है, राइट, और रिजल्ट आप ये भी निकाल सकते हो। अगर आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो तो ये यूज करोगे, और रेजिस्टेंस गिवन नहीं है एक्सटर्नल तो ये यूज करोगे, डिपेंडिंग ऑन की क्या चीज आपको गिवन और क्या चीज नहीं गिवन है बच्चों। सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा हाँ, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो ग्रेटर देन हो जाए ईएमएफ। सोचो, आपने ये पढ़ लिया ना कि V इज इक्वल टू E माइनस IR है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि वोल्टेज हो जाए ईएमएफ प्लस IR के इक्वल? ये बिल्कुल पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ तब जब बैटरी को हम चार्ज करेंगे। अगर बैटरी को हमको चार्ज करने की जरूरत है तो यानी कि बैटरी का ईएमएफ क्या बहुत ज्यादा गिर चुका है। बैटरी का ईएमएफ कब गिरेगा, सोचो। अब देखो, बैटरी का ईएमएफ कब गिरेगा, बैटरी का ईएमएफ तब गिरेगा जब उसको बहुत टाइम तक आप यूज कर लोगे। अब आप जैसे कि आपके घर में क्या बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर बैटरी, उसको अब जब चार्ज करते हो, जब आप उसको चार्ज कर रहे हो तो यानी कि आप उसको ज्यादा वोल्टेज दोगे ना, ज्यादा वोल्टेज दोगे किसको, बैटरी को, तो बैटरी बोलेगी अरे मेरा छोटा सा बेटा भी है, इसको भी थोड़ी सी वोल्टेज दे दो। तो आपका क्या जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मान लो ये आपकी बैटरी है, राइट, ये एक्सटर्नल सोर्स है, यहां पर आप अगर 100 वोल्ट दोगे तो क्या होगा, कुछ बैटरी को मिलेगा और कुछ जो बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको, राइट, वहां पर ड्रॉप होगा। तो आपका दिया गया पोटेंशियल बैटरी को इस तरह से डिवाइड होकर मिलेगा, एक एज अ ईएमएफ और एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है। लेकिन जब देखो अभी ये चार्ज का फ्लो कैसे है, ऐसा एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी की तरफ, लेकिन जब बैटरी इस एक्सटर्नल सोर्स को चार्ज प्रोड्यूस करके देगी तो क्या होगा, ये पावरफुल होगी और ये क्या वीक होगा। चार्ज कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ना, यानी कि बैटरी जब बैटरी किसी डिवाइस को, आपको तो नहीं, डिवाइस को जब करंट फ्लो करा रही है या करंट दे रही है तो यानी कि बैटरी का पोटेंशियल खुद का ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। जब बाहर से उसको चार्ज किया जा रहा है तो बाहर वाला पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली बैटरी से ज्यादा है, तब उस केस में यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, तब वोल्टेज क्या हो जाता है, E प्लस IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही क्वेश्चन इस पे जब रेयर बनता है तो बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे सिर्फ ये याद करके चले जाते हैं कि भाई ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, बट नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, लेकिन ये कब होता है, व्हेन वी पुट सेल ऑन चार्जिंग, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी बच्चों, इसको भी नोट डाउन करो। तो बच्चों इस लेक्चर को एंड करेंगे, बस
एक इस छोटे से कंसेप्ट के साथ, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाए कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस, तो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस बट अप टू ए लिमिट। क्योंकि एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप जितना मर्जी रेजिस्टेंस बढ़ा लो, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। देखो पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर R को मैं 0 पुट कर दूं तो V भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R को इन्फिनिटी कर दूं तो V भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा ही है। चलो अब एक बात समझो जरा बच्चों, क्या V प्योरली R पर ही डिपेंड कर रहे हैं? V तो I पर भी डिपेंड करता है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन ना होकर आपको कैसा मिल रहा है, इस तरह का इसलिए मिल रहा है क्योंकि करंट का भी कुछ ना कुछ रोल है ना। एक बैटरी एक लिमिटेड अमाउंट में ही करंट को, अब इन्फिनिट करंट तो बैटरी रिलीज कर नहीं सकती, राइट? इन्फिनिट करंट तो बैटरी रिलीज करेगी नहीं कि मैं V को इन्फिनिट कर दूं। तो इसलिए जो V है वो IR के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है बेसिकली। और एक ऐसी स्टेज आती है कि पोटेंशियल ड्रॉप इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब सीधी सी बात है, अगर मैं 10 वोल्ट का EMF वाली बैटरी ले रहा हूं तो वो कभी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप तो करा नहीं सकती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि 6 वोल्ट करा दिया, 5 वोल्ट करा दिया, 9 वोल्ट करा दिया, तो एक वैल्यू फिक्स है। और एक वैल्यू फिक्स के बाद क्या उससे ज्यादा नहीं हो सकता पोटेंशियल ड्रॉप, राइट? वो डिपेंड किस पे करता है कि वो आप EMF कितना ज्यादा यूज कर रहे हो सेल का, क्योंकि EMF में से ही तो पोटेंशियल ड्रॉप निकलना है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है। और उसके बाद इसमें IR का सम होगा, तभी तो टोटल EMF बनेगा ना। अगर ये 10 वोल्ट है तो हो सकता है ये 5 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए, हो सकता है 9 हो जाए, हो सकता है 9.5 हो जाए, लेकिन कभी 10 को एक्सीड तो नहीं करेगी। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, पहले इंक्रीजिंग और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे फिक्स, कि उसके बाद और ज्यादा इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ सकता जितना मर्जी आप रेजिस्टेंस बढ़ा लो, राइट? अगर यही ग्राफ मुझे प्लॉट करना हो ऐसे, व्हाट इज ग्राफ बिटवीन EMF एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो ग्राफ होगा देयर विल बी नो इफेक्ट। इसको लिख लो जरा, यहां पर इंपॉर्टेंट भी है। इफ R इंक्रीजेस there will be no effect on EMF of cell। यार EMF पर क्या फर्क पड़ना है? EMF बेसिकली क्या है, देखो, पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू में करंट V प्लस IR। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप बोलोगे सर यहां पर तो V है और V क्या होता है, IR होता है। भाई एक बात बताओ, अगर आप R को इंक्रीज कर दोगे तो उतनी अमाउंट में करंट भी तो डिक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल ये फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही तो रहेगा। अरे रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे अगर आप, तो I भी क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा क्या? तो यानी कि रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे, I उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही फिर ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर पहले ये कितना था, 8 + 2 था, तो आप कर दो जरा यहाँ पर फैक्टर अगर करना स्टार्ट करोगे, देखो कभी भी ये टोटल चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा अगर आप R से छेड़छाड़ करोगे भी, क्योंकि EMF को तो मैंने डिफाइन ही कैसे किया था, EMF को मैंने डिफाइन ऐसे किया था कि अगर यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, राइट? और अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तब भी क्या है, ये इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज ने यहां से यहां भी मूव करना है, तो क्या फर्क पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है? समझ पा रहे हो? नहीं समझे तो एक एग्जांपल से समझते। देखो आपका एक बहुत बड़ा घर है, सपोज उस बहुत बड़े घर के गेट को जैसे मैं ओपन करता हूं, उससे 50 गज आगे जाकर आपका रूम है। रूम में क्या है, आपका बेड और आप बेड पे सोए पड़े हो। सपोज बारिश आ गई बाहर, सुबह सुबह का टाइम, और स्कूल में क्या टेस्ट होना है आपके 8:40 पर। अब आपको सबसे बड़ी जंग कहां पर लड़नी है? सबसे बड़ी जंग लड़नी है कि आप अपने बेड से उठकर सामने वाला दरवाजा ओपन करोगे कि नहीं करोगे स्कूल जाने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। अब यहां पर आप अपने आप को समझो कि आप चार्जो जो दरवाजा ओपन कर रहे हो, वो आप कैसे जा रहे हो, आप नेगेटिव एंड की तरफ जा रहे हो और आप क्या एक इलेक्ट्रॉन हो। आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है कि भाई आपने बेड से उठकर उस दरवाजे तक जाना है, राइट? तो यही काम किसको करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में, ये सबसे मुश्किल काम है। अब यहां से यहां आपने जाना है, स्कूल आपका सपोज करो ये सर्किट, ये आपका स्कूल का रास्ता है। डजंट मैटर कि बाहर गड्ढा है, डजंट मैटर कि बाहर रास्ता खराब है, डजंट मैटर कि बाहर पानी भरा हुआ है, यहां से यहां जो आपने वर्क डन किया बेड से लेकर अपने घर के उस दरवाजे तक, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं एक की जगह 10 गड्ढे कर दूं, आपकी इस चाल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। यानी कि डजंट मैटर कि रेजिस्टेंस बाहर आप कितना बड़ा लगा रहे हो, बैटरी का जो यहां से यहां पर वर्क डन हो रहा है,
अगर कोई करंट ना भी फ्लो करे यहाँ पर, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो यानी कि बेसिकली जो बैटरी इंटरनल वर्क डन कर रही है, जिसको मैं ईएमएफ भी बोल रहा हूं, उसको क्या फर्क पड़ता है कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कर दिया आपने, राइट। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि बैटरी का जो ईएमएफ है, वो ईएमएफ तब लिखा जाता है जब उसको आप यूज भी नहीं कर रहे होते, उसमें प्रिंटेड होता है कि 2 वोल्ट है, राइट। तो ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप बोल रहे हो यहां पर V = IR, भाई अगर आप R को बढ़ा दोगे तो करंट भी तो उतने अमाउंट में कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी नहीं समझे तो देखो, I = V/R। V अगर आप देखो यहां पर, अगर आपको R/2 कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। रेजिस्टेंस को आधा करा, करंट डबल हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस को डबल कर दो, रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो करंट आधा हो जाएगा, फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं, राइट। तो ये बात जानना जरूरी है। अगर ग्राफ आ जाए तो ये ऐसे बनाना है आपने, और वोल्टेज का ग्राफ आ जाए तो आपने ऐसे बनाना है। तो इस लेक्चर में बच्चों ये कंसेप्ट जो था वो समझने वाला था। आपको एक छोटा सा कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं आप इसको सोल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। आपको सामने एक सर्किट नजर आ रहा है, यहां पर देखो जरा, यहां पर एक लगी हुई है बैटरी जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसमें से करंट निकला यहां से I। यहां पर सामने एक रजिस्टर है 55 ओम का, 55 ओम का, और एक एमीटर लगा हुआ है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। एमीटर ने रीडिंग यहां पर जो नोट करी वो करी 50 मिली एम्पियर, यानी कि करंट की वैल्यू जो एमीटर के अंदर हमको मिली वो मिली 50 मिली एम्पियर। और इस तरह से करंट दोबारा से यहां पर इस नेगेटिव एंड की तरफ पहुंच गया। आपको बस ये बताना है कि यहां पर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। आपने लगाया एक सेल है 3 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है R जो कि अननोन है, जो आपने निकालना है। करंट निकला, यहां पर एक उसको सामने मिला 55 ओम का रजिस्टर, देन एक एमीटर मिला, एमीटर का खुद का जो रजिस्टर है वो भी कितना है, 50 मिली एम्पियर का, राइट। और उसके बाद वो करंट यहां पर वापस चला गया। आपको बताने की इस पूरी प्रोसेस में R की वैल्यू कितनी थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इस बात का आप आंसर दो, और देखते हैं कि कौन इस बात का आंसर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट देगा और सही देगा। आज का लेक्चर लंबा जरूर था, इतना लंबा लेक्चर होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में बताया बच्चों। हाँ, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि भाई ये चीज़ जो है बड़ी मतलब आपको लाइक समझ नहीं आई या आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए, तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो एक बार, राइट। आई होप मैंने अपनी पूरी मतलब जान लगा दी है इसको समझाने में, अलग अलग तरह के एग्जांपल देने में, बट ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, राइट। अगर कोई भी डाउट आता है तो देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, राइट। तो आपसे मिलता हूँ बच्चों अगली वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए, और चैनल की कोई वीडियो को मिस ना कीजिए। बेल आइकन को तभी आप बोल रहा हूँ कि इसको दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मोटिवेशन, फिजिक्स सब कुछ आपको क्या इसी चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।